जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं कश्मीर आईजी के मुताबिक कल रात को श्रीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 7वीं बातचीत चुशुल में शुरू हो रही है। कमांडर स्तर की बातचीत को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा पर महीनों से जारी तनाव कम होगा। इस मुलाकात में लद्दाख समेत पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में डी-एस्केलेशन पर जोर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 44 ब्रिजों का लोकार्पण किया। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा बने 44 ब्रिजों का लोकार्पण किया है। ये सभी ब्रिज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 286 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने नेचुकी टनल की भी आधारशिला रखी है। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन किया। पीएम ने स्मारक सिक्के के रूप में 100 रुपए के सिक्के का विमोचन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। राजस्थान के करौली में पुजारी के जिंदा जला देने की घटना की जांच अब राजस्थान की सीबीसीआईडी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि बीजेपी 2 परिवारों के झगड़े को 2 समुदायों का झगड़ा बनाकर राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार कोर्ट में पेश होने वाला है। कोर्ट ने सरकार और पुलिस के उन तमाम बड़े अफसरों को भी तलब किया है जिन पर केस में लापरवाही बरतने का आरोप है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार वर्चुअल सभाओं के जरिए 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। आज शाम को नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे जिसमें वो 6 जिलों के 11 सीटों पर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं 13 अक्टूबर को 24 सीटों पर प्रचार करेंगे। कटनी में जेसीयू की हत्या करने वाला आरोपी जवान 40 घंटे के बाद सरेंडर उसने किया। आरोपी जवान 40 घंटे से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर ही छुपा हुआ था। पुलिस लगातार उसे आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही थी और अंत में उसने खुद को पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आज शारजाह में आमने सामने होंगे। शाम 7 बजे टॉस होगा और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फ्रेंच ओपन 2020 के मेन सिंगल्स का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने अपने नाम किया। नडाल ने फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। ये मुकाबला 2 घंटे 41 मिनट तक चला। नडाल ने यह खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 4 रोजर फेडरर के 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी कर ली है। कोरोना संकट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी रंगत में लौटा। करीब 7 महीने बाद आज सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी जज अपनी अपनी बेंच में सुनवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के साथ ही मार्च के तीसरे सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट की अमूमन 5 बेंच में वर्चुअल सुनवाई के जरिए करीब 150 मामलों की सुनवाई हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,81,000 के पार कर गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 83 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 83 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71,19,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 61,46,000 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 8,62,000 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,575 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या यहां 1,46,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 25 मौत से मौत का कुल आंकड़ा 2,600 के पार पहुंच चुका है। 1,985 मरीज के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,29,000 पर पहुंच चुका है। तो वहीं अभी 15,177 एक्टिव मरीजों का इलाज यहां जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 पर पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,114 नए मरीज से आंकड़ा 1,42,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 27,348 पर पहुंच चुकी है। 11 नई मौत से कुल मौत का आंकड़ा 1,253 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 1,800 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजधानी रायपुर में 231, कोरबा में 259, जांजगीर में 128 और रायगढ़ में 137 नए मरीज सामने आए। इंदौर में 553 नए मरीज मिलने से अब तक 29,520 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं 3 मौत से की पुष्टि से कोरोना की मौत का आंकड़ा 638 पर पहुंच गया है। 124 मरीज के स्वस्थ होने से अब 25,182 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3700 रह गई है। कोरोना नियंत्रण के लिए राजनांदगांव जिले में डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए निगम कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बीच सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी औचक निरीक्षण करने के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपके द्वार निगम कर्मचारी पहुंचे तो निसंकोच जानकारी दें और सुरक्षित रहें।
कोरोना काल में लोगों में जागरूकता के लिए राजा महाराजा भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं। खरगोन के महेश्वर में होलकर घराने के युवराज यशवंत राव होलकर ने महेश्वर बचाओ मास्क लगाओ अभियान की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी से बने इस मास्क में देवी अहिल्या की फोटो भी प्रिंट है। ये मास्क पूरे महेश्वर सहित यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को भी बांटे जाएंगे। आगरमालवा उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रचार के लिए स्टार प्रचारक आ रहे हैं। चुनावी कार्यालय में ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत पहुंचे। गहलोत ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया और कांग्रेस को किसान और गरीब विरोधी बताया। वहीं सांसद महेंद्र सोलंकी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सास बहू के बीच साजिशों से परे उपचुनाव में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। दरअसल अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे को जिताने के लिए उनकी सास अनीता जैन ने पूरा जोर लगा दिया है। अनीता जैन ने अकेले ही अपनी बहू आशा के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। अनीता विभिन्न सभाओं में अपनी बहू के लिए मंच पर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने आगरमालवा में मनोज ऊंटवाल के समर्थन में नगर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया। सभा में विजयवर्गीय ने 15 माह चली कमलनाथ सरकार को भी आड़े हाथों लिया। छतरपुर की बड़ा मलारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने इशारों में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी की तुलना कालनेमी राक्षस से की है। उन्होंने रामायण का एक प्रसंग बताते हुए कालनेमी का जिक्र किया और कहा कि कालनेमी संत नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और फिर उसका क्या हश्र किया ये सभी जानते हैं। अशोकनगर में चुनावी सभा के दौरान पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधिया ने अपने परदादा जीवाजीराव सिंधिया की वफादार कुत्ते की समाधि को बेच डाला। मतदाता ऐसे शख्स के नाम पर वोट ना दें। इधर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद से अब तक सिंधिया की संपत्ति ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है। कमलनाथ के काफिले में पथराव पर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमारे ऐसे संस्कार नहीं हैं, सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी के लिए कांग्रेस ने काफिले पर पथराव करवाया। उपचुनाव के दौरान अनूपपुर में प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री एवं राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हाथरस केस में कांग्रेस ने सोशल मीडिया और मीडिया में जमकर प्रोपेगेंडा किया, जिससे भाजपा की छवि धूमिल की जा सके। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं नजर आ रही, जहां संभावित प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव का नाम सबसे आगे चल रहा है और लगभग फाइनल भी माना जा रहा है। वहीं के को लेकर विरोध भी अब देखने मिल रहा है। कांग्रेस के तीनों ब्लॉक के सरपंच संघ सहित ग्रामीण आदिवासी नेता बगावती सुर अलाप रहे हैं। एक और मरवाही उपचुनाव का ऐलान होते ही जहां जेसीसीजे के बड़े नेता पार्टी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं, तो वहीं जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पिछले हफ्ते से रोजाना औसतन 15 गांव में जनसंपर्क कर रोजाना औसतन 150 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। गंभीर सिंह पेशे से डॉक्टर और रायपुर में अपना अस्पताल चलाते हैं। आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। माना जा रहा है कि वो पूर्व सीएम रमन सिंह के बेहद करीबी भी हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि कह रही है कि कोई भी उम्मीदवार हो, मरवाही से कांग्रेस ही जीतेगी। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी का ज्यादा फोकस 9 सीटों पर जीत को लेकर है। इसलिए बीजेपी अलग अलग सीटों को लेकर अलग अलग रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी का कोई भी प्लान चुनाव में काम नहीं करेगा। रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों में चाकूबाजी हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को ग्रामीणों ने मेघाहारा अस्पताल रेफर किया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। भिलाई के राधिका नगर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्रेमी जोड़े को पहले जहर देकर मारा, जिसके बाद दोनों को जेवरा सिरसा के पास शिवनाथ नदी के किनारे जला दिया। सूचना पर पुलिस मृतका के भाई चरण कूपल और चाचा के रामू को थाने में लाकर पूछताछ किया, तो दोनों ने अपराध स्वीकार किया। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कर्रा में एक घर में महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। महिला घर में अपने 2 नाती और पति के साथ रहती थी। बेटे से झगड़ा करने के कारण उसका पति नातियों को लेकर पड़ोसी के घर पर चला गया था। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और बेटा घर से गायब था। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चे घर की बाड़ी में खेलते हुए कुएं में गिरे, जहां दोनों की डूबने से मौत हो गई। घटना कोमाखान थाना क्षेत्र के कारागोला गांव की बताई जा रही है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। इलाके में 5 दिनों से 26 हाथियों का दल घूम रहा है। वहीं हाथियों ने रसौखी और सेमरिया गांव में फसलों को रौंद दिया है। वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। बैतूल में सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप धाकर और जिला अस्पताल में तैनात एक स्टाफ नर्स हादसे का शिकार हो गए। हादसे में दोनों घायल हुए हैं। नर्स के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं।
तो वहीं घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक से बचने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। भाटापारा जिले के एसपी ने कसडोल थाना क्षेत्र के एएसआई को रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। एएसआई पर एसटी/एससी एक्ट के केस में 9,000 रुपए का रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं रिश्वत लेने के बाद एएसआई ने काम नहीं होने पर पैसे भी वापस लौटा दिए। एएसआई का पैसे वापस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिंड के भीमनगर में आधा दर्जन से अधिक युवकों ने पानी मांगने के विवाद पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने 1 करोड़ रुपए नौकरी और अन्य मांग रखते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद में समझाइश के बाद परिजन शव लेने के लिए राजी हुए। धमतरी जिले के ग्राम अंजोरों के जंगल में एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कंकाल मिलने की सूचना पर मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक 13 सितंबर से अपने घर से लापता था। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों के कुचलने से उसकी मौत हो गई है। कोरबा में पुलिस ने देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया कि पंप हाउस निवासी सुखविंदर सिंह के खिलाफ महिलाएं बुलाकर घर में देह व्यापार कराए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक आरक्षक को सिविल ड्रेस में ग्राहक बनाकर ये कार्रवाई की गई। सागर में कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वालों का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 63 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। लोरमी थाना पुलिस ने बैंक और एटीएम में चोरी करने वाले चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निशानदेही पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने बैंक सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद कर लिए हैं। धमतरी कोतवाली पुलिस ने मुर्गा लड़ाई की आड़ में जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को धर दबोचा है। जुआरियों के पास से 3 मुर्गा और नकदी रुपए भी जब्त किए गए हैं। आरोपी मुर्गा लड़ाकर दांव लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लोरमी में वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध कीमती लकड़ी जब्त की है। 77 नग हल्दू की इमारती लकड़ियां जब्त की गई। लोरमी वन परिक्षेत्र के रेंजर निखिल पैकरा ने बताया कि आरोपी अर्जुन भट्ट के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया गया है। धमतरी में माफिया बेखौफ होकर रेत के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। शहर से लगे अमेठी, कोलियारी और परसुली के रेत खदान में रोजाना बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के जरिए रेत की चोरी हो रही है। मामले में खनिज विभाग के अधिकारी की उदासीनता साफ नजर आ रही है। लिहाजा हर दिन हो रहे रेत चोरी से शासन को रोजाना लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्वालियर में आचार संहिता और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर सड़क किनारे डीजे लगाकर जन्मदिन मनाना युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने डीजे सामान के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों सहित डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरायपाली में नवरात्रि और दीपावली पर्व को देखते हुए ढाबों में भोजन की गुणवत्ता और सोशल डिस्टेंसिंग जांचने के लिए नायब तहसीलदार ने निरीक्षण किया। कई ढाबों में अवैध रूप से रखे सिलेंडर और पॉलिथीन पाए गए, जिसे जब्त किया गया है। वहीं कुछ ढाबों का लाइसेंस नहीं होने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। धमतरी में धान खरीदी में अहम भूमिका निभाने वाले सहकारी समिति के कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को फिर से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान के तहत वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी इस संबंध में धरना देकर मांग की गई थी। अब भी यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर सड़कों पर उतरेंगे। बलरामपुर जिले में इस साल धान की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों के चेहरे की मुस्कान अब चली गई है। लगातार बारिश के कारण धान की फसल को जमकर नुकसान पहुंचा है। धान के खेत में घुटनों तक पानी जमा हो गया है और फसलें अभी कटी भी नहीं है और फसल में जरैयाना भी शुरू हो चुका है। बारिश के बाद भोपाल के लगभग सभी सड़कें उखड़ गई हैं। जगह जगह गड्ढे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों से उखड़ी बारीक गिट्टी के कण हवा में उड़कर राहगीरों की आंखों में भी छुप रहे हैं। वहीं नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि बारिश की वजह से सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर दे दिया गया है। जल्द ही सड़कों को रिपेयर का काम कर लिया जाएगा। भारतीय रेलवे रेल नेटवर्क को अपडेट करने पर विचार कर रही है। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच को समाप्त कर दिया जाएगा। अब इन ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगियां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड भी 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। इन ट्रेनों में फिलहाल 83 एसी कोच लगाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूंजीगत बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर होता है। इसका न सिर्फ मौजूदा जीडीपी बल्कि आगे की जीडीपी पर भी असर होगा। 50 साल का ब्याज सहित लोन राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। इसका 3 हिस्सा होगा। 2,500 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल को दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अलावा सरकार अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए देगी। ये खासकर सड़क, डिफेंस संबंधी बुनियादी ढांचा, जलापूर्ति, शहरी विकास, डिफेंस के देश में बने कैपिटल इक्विपमेंट के लिए होगा।
दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन किया। पीएम ने स्मारक सिक्के के रूप में 100 रुपए के सिक्के का विमोचन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक भी थी। पीएम मोदी ने 100 रुपए के स्मारक सिक्का जारी करते हुए कहा कि राजमाता के आशीर्वाद से देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित महिलाएं आज देश की पहली प्राथमिकता में हैं। वहीं राष्ट्र के भविष्य के लिए राजमाता ने अपना वर्तमान समर्पित कर दिया था। देश की भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने अपना हर सुख त्याग दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 44 ब्रिजों का लोकार्पण किया। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा बने 44 ब्रिजों का लोकार्पण किया। ये सभी ब्रिज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 286 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने नेचिकू टनल का भी आधारशिला रखी। 44 ब्रिजों का लोकार्पण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर आईजी के मुताबिक कल रात को श्रीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 7वीं बातचीत त्रिशूल में शुरू हो चुकी है। कमांडर स्तर की बातचीत को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि सीमा पर महीनों से जारी तनाव कम होगा। इस मुलाकात में लद्दाख समेत पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में डी-एस्केलेशन पर जोर दिया जाएगा। मुंबई में पिछले 2 घंटों से बिजली गुल होने की वजह से ट्रेन सेवा, ट्रैफिक सिग्नल, पानी सप्लाई, पेट्रोल पंप और इंटरनेट जैसी लगभग सभी जरूरी सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। बिजली जाने का कारण मुंबई के वेस्टर्न पावर ग्रिड का फेल होना बताया जा रहा है। बिजली जाने से ट्रेनों के पहिए भी थम गए हैं, तो वहीं 2 घंटे बाद सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई। राजस्थान के करौली में पुजारी के जिंदा जला देने की घटना की जांच अब राजस्थान की सीबीसीआईडी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि बीजेपी 2 परिवारों के झगड़े को 2 समुदायों का झगड़ा बनाकर राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार वर्चुअल सभाओं के जरिए 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से संपर्क करेंगे। आज शाम को नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करेंगे, जिसमें वो 6 जिलों के 11 सीटों पर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। वहीं 13 अक्टूबर को 24 सीटों पर प्रचार करेंगे। कटनी में जेसीयू की हत्या करने वाला आरोपी जवान 40 घंटे के बाद सरेंडर उसने किया। आरोपी जवान 40 घंटे से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर ही छुपा हुआ था। पुलिस लगातार उसे आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही थी। अंत में उसने खुद को पुलिस अधिकारी के सामने सरेंडर किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर आज शारजाह में आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फ्रेंच ओपन 2020 के मेन सिंगल्स का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने अपने नाम किया है। नडाल ने फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। ये मुकाबला 2 घंटे 41 मिनट तक चला। नडाल ने खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 4 रोजर फेडरर के 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी भी कर ली है। कोरोना संकट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी रंगत में लौटा। करीब 7 महीने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी जज अपनी अपनी बेंच में सुनवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के साथ ही मार्च के तीसरे सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट की अमूमन 5 बेंच में वर्चुअल सुनवाई के जरिए करीब 150 मामलों की सुनवाई हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख 81 हजार को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 83 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 83 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज भी जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 71 लाख 19 हजार को पार कर गई है। वहीं देश में अब तक 61 लाख 46 हजार मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 9 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के एक्टिव केस लगातार घटते हुए 8 लाख 62 हजार तक पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 67 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1575 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख 46 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 25 मौत से मौत का कुल आंकड़ा 2600 के पार पहुंच चुका है। वहीं 1985 मरीज से डिस्चार्ज होने के बाद ठीक होने वालों का आंकड़ा 1 लाख 29 हजार को पहुंच चुका है। वहीं अभी 15,177 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 29 हजार पर पहुंच चुका है।
इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2114 नए मरीज से आंकड़ा 1,42,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 27,348 पर पहुंच गई है। 11 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,253 पर पहुंचा है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 1800 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजधानी रायपुर में 231, कोरबा में 259, जांजगीर में 128 और रायगढ़ में 137 नए मरीज सामने आए। इंदौर में 453 नए मरीज मिलने से अब यहां आंकड़ा 29,520 कोरोना संक्रमित पहुंच चुका है। वहीं 3 मौत की पुष्टि से कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। ये 638 पर पहुंच चुका है। 124 मरीज के स्वस्थ होने से अब 25,182 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3700 रह गई है। कोरोना नियंत्रण के लिए राजनांदगांव जिले में डोर टू डोर सर्वे शुरू हो गया है। इसके लिए निगम कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बीच सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी औचक निरीक्षण करने के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपके द्वारा निगम कर्मचारी पहुंचे तो निसंकोच जानकारी दें और सुरक्षित रहें। कोरोना काल में लोगों में जागरूकता के लिए राजा महाराजा भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं। खरगोन के महेश्वर के होलकर घराने के युवराज यशवंतराव होलकर ने महेश्वर बचाओ मास्क लगाओ अभियान की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी से बने इस मास्क में देवी अहिल्या की फोटो भी प्रिंट की गई है। ये मास्क पूरे महेश्वर सहित यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को भी बांटे जाएंगे। आगरमालवा उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रचार के लिए स्टार प्रचारक आ रहे हैं। चुनावी कार्यालय में ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत पहुंचे। गहलोत ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया और कांग्रेस को किसान और गरीब विरोधी बताया है। वहीं सांसद महेंद्र सोलंकी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सास बहू के बीच साजिशों से परे उपचुनाव में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। दरअसल अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के जिताने के लिए उनकी सास अनीता जैन ने पूरा जोर लगा दिया है। अनीता जैन ने अकेले ही अपनी बहू आशा के लिए मोर्चा संभाला हुआ है। अनीता विभिन्न सभाओं में अपनी बहू के लिए मंच पर हाथ जोड़े खड़ी नजर आती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने 15 साल में शिवराज सरकार में विकास के काम को देखा है, जबकि कमलनाथ सरकार में जनता ने उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का विकास देखा। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मरवाही उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिलों की सड़क की बदहाली का मामला वो आने वाले दिनों में संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि कार्यकर्ता का पद श्रेष्ठ होता है और भाजपा में हर एक कार्यकर्ता मां भारती की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। मरवाही उपचुनाव के दौरान वोटिंग करने वाले मतदाताओं की परेशानियां कम नहीं हैं। बरगमरा के ढिंढोरा में मतदाताओं को 6 किलोमीटर की दूरी तय कर वोटिंग करने के लिए जाना होगा। वहीं सचरा टोला के आश्रित ग्राम देवरी के लोग 6 किलोमीटर दूर करगी तक वोट डालने के लिए जाते हैं। मरवाही से भाजपा से टिकट पाने की जद्दोजहद में लगे 4 बार के विधायक रहे रामदयाल उइके टिकट नहीं मिलने से मायूस नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब उनकी भाजपा ने उत्तर मरवाही मंडल के 64 बूथों का प्रभारी बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर भाजपा प्रत्याशी को जिताकर लाएंगे। छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने इशारों में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी की तुलना कालनेमी राक्षस से की है। उन्होंने रामायण का एक प्रसंग बताते हुए कालनेमी का जिक्र किया और कहा कि कालनेमी संत नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और फिर उसका क्या हश्र किया ये सभी जानते हैं। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस की राह आसान नजर नहीं आ रही है, जहां संभावित प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव का नाम सबसे आगे चल रहा है और लगभग फाइनल भी माना जा रहा है। वहीं के को लेकर विरोध भी अब दिखने लगा है। कांग्रेस के तीनों ब्लॉक के सरपंच संघ सहित ग्रामीण आदिवासी नेता बगावती सुर अलाप रहे हैं। एक और मरवाही उपचुनाव का ऐलान होते ही जहां जेसीसीजे के बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, तो वहीं जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पिछले हफ्ते से रोजाना औसतन 15 गांव में जनसंपर्क कर रोजाना औसतन 150 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। गंभीर सिंह पेशे से डॉक्टर हैं और रायपुर में अपना अस्पताल चलाते हैं। आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। माना जाता है कि वो पूर्व सीएम रमन सिंह के बेहद करीब हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि कह रही है कि कोई भी उम्मीदवार हो, मरवाही से कांग्रेस ही जीतेगी। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि बीजेपी उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन पार्टी का ज्यादा फोकस 9 सीटों पर जीत को लेकर है। इसलिए बीजेपी अलग अलग सीटों को लेकर अलग अलग रणनीति बना रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी का कोई भी प्लान चुनाव में काम नहीं करेगा।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी ने छानबीन समिति को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने समिति से इस मामले में और समय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कार्यालय के 7 से 11 अक्टूबर तक बंद होने की वजह से दस्तावेज नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, इसलिए उन्हें और समय दिया जाए। रायपुर के धरसीवां थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों में चाकूबाजी हो गई, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को ग्रामीणों ने मेकाहारा अस्पताल रेफर किया, जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भिलाई के राधिका नगर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्रेमी जोड़े को पहले जहर देकर मारा, इसके बाद दोनों को जेवरा सिरसा के पास शिवनाथ नदी के किनारे जला दिया। सूचना पर पुलिस कृतिका के भाई चरण कप्पल और चाचा के रामू को थाने में लाकर पूछताछ की, तो दोनों ने अपराध स्वीकार किया है। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कर्रा में एक घर में महिला की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। महिला घर में अपने 2 नाती और पति के साथ रहती थी। बेटे से झगड़ा करने के कारण उसका पति नातियों को लेकर पड़ोसी के घर में चला गया था। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और बेटा घर से गायब था। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे घर की बाड़ी में खेलते खेलते कुएं में जा गिरे, जहां दोनों की डूबने से मौत हो गई है। घटना कोमाखान थाना क्षेत्र के कारागोला गांव की बताई जा रही है। जबलपुर में फिर एक युवक निगम की लापरवाही का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई है। घटना जबलपुर के आदि शंकराचार्य चौक की है, जहां डिवाइडर में लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से निकले तार से करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची गोरखपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर कोयला चुराने के चक्कर में युवक अपनी जान से हाथ धो बैठा। युवक कोयला चुराने के फेर में रेलवे बोगी पर चढ़ा और हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत कैसे हुई, इस बात की पुष्टि अभी रेलवे पुलिस ने नहीं की है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। इलाके में 5 दिनों से 26 हाथियों का दल घूम रहा है। हाथियों ने रसौकी और सिमरिया गांव में फसलों को रौंद दिया है, तो वहीं वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। बैतूल के सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप धाकर और जिला अस्पताल में तैनात एक स्टाफ नर्स हादसे का शिकार हो गए। हादसे में दोनों घायल हो गए हैं। नर्स के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक से बचने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। भाटापारा जिले के एसपी ने कसडोल थाना क्षेत्र के एएसआई को रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। एएसआई पर एसटी/एससी एक्ट के केस में 9,000 रुपए का रिश्वत लेने का आरोप है, तो वहीं रिश्वत लेने के बाद एएसआई ने काम नहीं होने पर पैसे भी वापस लौटा दिए। एएसआई का पैसे वापस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिंड के भीमनगर में आधा दर्जन से अधिक युवकों ने पानी मांगने के विवाद पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने 1 करोड़ रुपए, नौकरी और अन्य मांगे रखते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है। इसके बाद में समझाइश के बाद परिजन शव लेने के लिए राजी हुए। कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मध्य प्रदेश से आए थे और दोनों लड़कियों को अगवा कर ले गए। वहीं करीब 15 दिन बाद किडनैपर्स के चंगुल से भागकर दोनों लड़कियां अपने गांव पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। फिर परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। धमतरी जिले के ग्राम अंजोरों के जंगल में एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कंकाल मिलने की सूचना पर मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मृतक 13 सितंबर से अपने घर से लापता था। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों के कुचलने से उसकी मौत हुई है। कोरबा में पुलिस ने देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने बताया कि पंप हाउस निवासी सुखविंदर सिंह के खिलाफ महिलाएं बुलाकर घर में देह व्यापार कराए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद एक आरक्षक को सिविल ड्रेस में ग्राहक बनाकर ये कार्रवाई की गई। सागर में कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वालों का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 63 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। लोरमी थाना पुलिस ने बैंक और एटीएम में चोरी करने वाले चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निशानदेही पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने बैंक से इंधमारी में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद कर लिए हैं।
धमतरी कोतवाली पुलिस ने मुर्गा लड़ाई की आड़ में जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को उधर दबोचा है। जुआरियों के पास से 3 मुर्गा और नकदी रुपए भी जब्त किए गए। आरोपी मुर्गा लड़ाकर दाव लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लोरमी में वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध कीमती लकड़ी जब्त की है। 70 नग हल्दू की इमारती लकड़ियां जब्त की गई। वहीं लोरमी वन परिक्षेत्र के रेंजर निखिल पैखरा ने बताया कि आरोपी अर्जुन भट्ट के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया गया है। धमतरी में माफिया बेखौफ होकर रेत के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। शहर से लगे अमेठी, कोलियारी और परसूली के रेत खदान में रोजाना बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के जरिए रेत की चोरी की जा रही है। मामले में खनिज विभाग के अधिकारी की उदासीनता भी साफ नजर आ रही है। लिहाजा हर दिन हो रहे रेत चोरी से शासन को रोजाना लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्वालियर में आचार संहिता और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन कर सड़क किनारे डीजे लगाकर जन्मदिन मनाना युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने डीजे सामान के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों सहित डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। सरायपाली में नवरात्रि और दीपावली पर्व को देखते हुए ढाबों में भोजन की गुणवत्ता और सोशल डिस्टेंसिंग जांचने के लिए नायब तहसीलदार ने निरीक्षण किया। कई ढाबों में अवैध रूप से रखे सिलेंडर और पॉलिथीन भी पाए गए, जिसे जब्त किया गया है। वहीं कुछ ढाबों का लाइसेंस नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है। बिलाईगढ़ में जांजगीर जिले के 2 पुलिस आरक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 3 स्थानीय लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। आरक्षकों पर उड़ीसा से आए ग्रामीणों ने अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। आरक्षकों ने गांजे के साथ 3 लोगों को पकड़ा था, जिन्हें छोड़ने की एवज में आरक्षकों ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। बालोद जिला के डोंडी वन परिक्षेत्र में गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने सागौन लकड़ी की तस्करी कर रहे 3 लोगों को पकड़ा है। वन अमले ने आरोपियों के पास से पिकअप वाहन से भरे सागौन की 54 नग चिरान को भी जब्त किया है। जब्त सागौन चिरान की कीमत 51,000 रुपए बताई जा रही है। धमतरी में धान खरीदी में अहम भूमिका निभाने वाले सहकारी समिति के कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को फिर शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान के तहत वेतन देने की मांग भी की है। कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी इस संबंध में धरना देकर मांग की गई थी और अब भी यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो वो फिर सड़कों पर उतरेंगे। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र के धरसेव गांव के मोड़ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसे दबने से एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 3 से 4 लोग सवार थे। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले में इस साल धान की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों के चेहरे की मुस्कान अब चली गई है। लगातार बारिश की वजह से धान की फसल को जमकर नुकसान पहुंचा है। धान के खेत में घुटने तक पानी जमा हो गया और फसलें अभी कटी भी नहीं है। इसके साथ ही फसल में जुराई आना भी शुरू हो गया है। बारिश के बाद भोपाल के लगभग सभी सड़कें उखड़ गई हैं। जगह जगह से गड्ढे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों से उखड़ी बारीक गिट्टी के कण हवा में उड़कर राहगीरों की आंखों में भी चुभ रहे हैं। वहीं नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि बारिश के कारण सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर दे दिया गया है। जल्द ही सड़कों को रिपेयर का काम कर लिया जाएगा। जबलपुर में कोरोना से जंग लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधिकारियों ने कोरोना से जंग लड़कर बलिदान होने वाले टीआई गोपाल सिंह चुगेत और एएसआई पंचम सिंह को विभाग के लिए प्रेरणादायी बताया। श्रद्धांजलि सभा में जबलपुर आईजी, डीआईजी और एसपी के साथ सभी एएसपी, सीएसपी समेत पुलिसकर्मी शामिल हुए। नवरात्र को लेकर रायपुर के बंजारी मंदिर में तैयारी जोरों पर है। यहां माता के लिए 9 दिन के लिए 9 रंगों में अलग अलग वस्त्र तैयार किए गए हैं। लगभग 10,000 मनोकामना ज्योति कलश की बुकिंग भी हो चुकी है। वहीं अभी भी बुकिंग चालू है। बलरामपुर जिले में धान खरीदी से पहले गिरदावरी का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है, लेकिन किसान गिरदावरी से परेशान हो चुके हैं। किसानों की शिकायत है कि गिरदावरी कर अधिकारी उनके खेतों के रकबों को काट दे रहे हैं, जिससे वो अपना पूरा धान नहीं बेच पाएंगे। किसानों ने गिरदावरी कर रहे कर्मियों पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। धमतरी के राशन दुकानों से मिल रहा चना बेहद घटिया क्वालिटी का है। ये कहना उन हितग्राहियों का है जिन्होंने इन दुकानों से चना खरीदा है। हितग्राहियों का कहना है कि चने में कंकड़, पत्थर और कचरा मिल रहा है। इसके साथ ही चने में घुन भी लगा हुआ है। ऐसा चना जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। भारतीय रेलवे रेल नेटवर्क को अपडेट करने पर विचार कर रही है। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच को समाप्त कर दिया जाएगा। अब इन ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगियां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड भी 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। इन ट्रेनों में फिलहाल 83 एसी कोच लगाने का प्रस्ताव है। लीबिया में अपहृत 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया है। ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के इन निवासियों को 14 सितंबर को किडनैप कर लिया गया था। इन्हें लीबिया के अशवेरिक इलाके से तब किडनैप किया गया था जब ये भारत वापस लौटने के लिए त्रिपोली एयरपोर्ट जा रहे थे।